Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहली क्लास, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन और इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. अकाउंटिंग कॉमर्स विषय का सबसे इम्पोर्टेंट विषय माना जाता है, कॉमर्स संकाय का. अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमारे कॉमर्स के ऐसे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं जिन्हें पढ़ने के बाद एक व्यक्ति कमाने योग्य बनता है. तो आइए अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं. मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माना कि मैटर जो है वो इंग्लिश में टाइप्ड है, पर जब भी हम लोग हमारी क्लासेस में मिलेंगे तब इसके बारे में हिंदी में, क्योंकि बुक्स में अवेलेबल होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे, वहाँ से भी आप पढ़ पाएंगे. अभी जब मैं आपको इंग्लिश वर्जन बता रहा हूँ तो इसका पूरा हिंदी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा. तो आइए बात करते हैं अकाउंटिंग डेफिनेशन की. सबसे पहला है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द्वारा दी गई परिभाषा अकाउंटिंग की सर्वमान्य है, सबसे सटीक परिभाषा दी गई है. क्या परिभाषा दी है, देखिए पढ़िए. द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. देखिए, इस परिभाषा में जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ी है, आप जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जितने भी अवधारणाएं, परंपराएं और अन्य नियम आपने सीखे हैं, वो इस परिभाषा को प्रतिबिंबित करते हैं. जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला शब्द अगर हम ध्यान दें, द आर्ट. द आर्ट का मतलब है, अकाउंटिंग एक कला है. कला कैसे है? जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो विभिन्न फॉर्मेट्स का उपयोग करते हैं. जब आप अकाउंटिंग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसको लिखने का एक निश्चित तरीका होता है. आप डेबिट को पहली लाइन में लिखते हैं, क्रेडिट को नीचे की लाइन में लिखते हैं, उसके बाद नरेशन लिखते हैं. ये एक अकाउंटिंग लैंग्वेज है जो एक निश्चित पुराने समय से, लुकास पेसियोली के समय से चली आ रही है. इस वजह से इसे आर्ट कहा गया है. इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. जर्नल आपने सुना ही है. सर्वप्रथम प्रत्येक बिजनेसमैन को, प्रत्येक सर्विस प्रोवाइडर को अपने व्यवहारों को, अपने व्यावहारिक लेन देनों को अपनी पहली किसी पुस्तक में लिखना होता है. एक समय आधार पर उसे नोट करता है. उस नोटबुक को जर्नल कहते हैं, रिकॉर्ड कर किया जाता है. ठीक है. अब हम जर्नल की मदद से, आप जानते हैं, लेजर बनाते हैं. लेजर क्यों बनाते हैं? आपने एक जगह उसे रिकॉर्ड कर लिया जर्नल के अंदर, लेकिन समय के आधार पे आपने एक तारीख को नोट किया, जस्ट नेक्स्ट 2 तारीख का भी नोट कर लिया, 3 तारीख का भी नोट कर लिया. आपने उसका वर्गीकरण नहीं किया है. अगर आप अपने को ये पता लगाना है कि हमारे देनदारों से कितनी राशि प्राप्त हुई, हमने किराया कब कब चुकाया है, तो उसके लिए हमें एक किराया खाता अलग से बनाना होगा, फर्नीचर का खाता अलग से बनाना होगा, जितने भी व्यापारिक लेन देन हो रहे हैं, क्रय हो रहा है तो क्रय का खाता अलग से बनाना होगा, विक्रय का खाता अलग से बनाना होगा. तो जब हम रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन को अलग अलग जगह एक पर्टिकुलर पर्पस से पर्टिकुलर खाता बनाते हैं, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं. ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ. जब आप वर्गीकरण कर लेते हैं, वर्गीकरण करने के बाद में हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं कि जैसे इस वर्गीकरण और जर्नल लेजर को बनाने से फ़ायदा क्या हुआ. अंत में उसका रिजल्ट निकालना होता है. आप जब रिजल्ट निकालने जाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे,
प्रॉफिट पता लगाएंगे, लॉस पता लगाएंगे, व्यापार के डिप्रिसिएशन का पता लगाएंगे, एसेट्स का पता लगाएंगे, लॉस का पता लगाएंगे, व्यापार की पूंजी का पता लगाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, सारांश निकाल रहे हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग को 3 स्टेप्स में बांटते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग अर्थात जर्नल, जिसे हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं, वर्गीकरण, और उसके बाद उसका सारांश निकालना। इसके बाद देखिए अगला टर्म है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब हुआ, हिंदी में अगर कहें तो सार्थक स्तर पर आपको इसे लिखना होता है। कहने का मतलब आपने एक सिंपल सी लाइन में लिख दिया हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर, मोहन को 2000 रुपये का भुगतान किया, इंग्लिश में लिख दिया ₹2000 पेड टू मोहन। ये अकाउंटिंग नहीं हो गई, ये तो एक सामान्य भाषा में लिखी हुई वाक्य है। इस वाक्य को आप जब अकाउंटिंग में लिखेंगे, आप जानते हैं जर्नल बनाएंगे, तो आप एक निश्चित मैनर में लिखेंगे, सिग्निफिकेंट वे में लिखेंगे। आप अन्य तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पता है जो मैंने एंट्री वो कही कि मोहन को 2000 रुपये दिए, तो आपको मोहन को डेबिट करना होगा, मोहन अकाउंट DR लिखना होगा, और नीचे की लाइन में टू कैश करके क्रेडिट करना होगा। सिग्निफिकेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम हर किसी तरीके से हर कोई तरीका अकाउंटिंग करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो निश्चित तौर तरीके हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा का टॉपिक, हम उसी व्यवहार को अकाउंटिंग में लिखते हैं जो मुद्रा में गिनी जा सकती हो, मुद्रा में लिखे जा सकते हो। जैसे आपने 15,000 रुपये का मोबाइल खरीदा तो उसका मूल्य निश्चित हो गया 15,000 रुपये। आपने 100 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, 100 रुपये स्टेशनरी का मूल्य निर्धारित हो गया। आपने गेहूं देके चावल खरीदे, एक निश्चित मूल्य है कि गेहूं मार्केट में कितने में बिकता है, चावल मार्केट में कितने बिकता है, वो उसका निश्चित मूल्य आप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जहां मुद्रा में मापन नहीं हो सकता, उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति ने 1 जनवरी को नौकरी ज्वाइन की, नौकरी ज्वाइन करने पर उसे कोई तनख्वाह ड्यू नहीं हो जाती, उसका 1 महीना होगा, उसके बाद उसे तनख्वाह मिलेगी। मतलब 1 तारीख को कोई एंट्री नहीं बनाई जा सकती, न तो संस्था बना सकती है, न नौकरी प्राप्त करने वाला बना सकता है। इसी तरीके से अचानक से किसी मैनेजर की मृत्यु हो जाती है, इस दशा में भी संभव नहीं है कि हम उसकी जो व्यवसाय को क्षति हुई है, हानि हुई है, हम उसे लेखांकन में लिख सकें। आइए अगले टर्म पे बात करते हैं। इस परिभाषा में अगला टर्म है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार कॉमर्स के विद्यार्थियों को पता नहीं होता ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या है, इवेंट्स का अर्थ क्या है। ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार, लेन देन, तथा जब हम इवेंट की बात करते हैं तो इसका अर्थ है घटना। लेन देन का मतलब है आप एक चीज़ प्राप्त करेंगे, दूसरी चीज़ देंगे, या किसी व्यक्ति से आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों संभव हैं। जैसे मोहन को 2000 रुपये दिए तो आपने मोहन को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आएगा, नकद जाएगा, ये आपके लिए ट्रांजैक्शंस हुए। लेकिन जब आप किसी तरीके की घटना की बात करते हैं, आग लग गई, चोरी हो गई, ये घटना है, ये लॉस को जनरेट करा रही है या प्रॉफिट को जनरेट करा रही है, इन्हें हम घटनाएं कहते हैं। जैसे आग लग गई, माल नष्ट हो गया, माल तो चला गया, लेकिन अब दूसरा कोई मतलब आने वाली चीज़ नहीं है, न ही कोई व्यक्ति है यहाँ पर, तो इसे हम इवेंट की परिभाषा में कहेंगे। और उसके बाद अंत में लिखा इन अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट फिनेंशियल कैरेक्टर, इसे वित्तीय कैरेक्टर होना उसका ट्रांजैक्शन का बहुत ज़रूरी है। और इन सभी टर्म्स के होने के बाद अंत में अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना होता है, अपने रिजल्ट को देखना होता है, अपने रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन निकालना होता है। तो अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग की विशेषताओं की बात करते हैं कि अकाउंटिंग में जब आप लेखा करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वित्तीय व्यवहार होना चाहिए। मनी टर्म्स में जिन व्यवहारों को हम लोग लिख सकते हैं, जिन घटनाओं को हम लोग लिख सकते हैं, उन्हें ही हम हमारी अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं। रिकॉर्डिंग, जिसे हम लोग जर्नल कहा करते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण,
जो कि हम लोग लेज़र के अंदर करते हैं, समराइजिंग जिसे हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अकाउंटिंग को पहली बार पढ़ रहा है, उस दशा में भी वो बच्चा अच्छे से याद कर ले कि अकाउंटिंग को 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नल, लेज़र और फाइनल अकाउंट तीनों को अच्छे से सीखना होता है। इंटरप्रिटेशन एंड द रिजल्ट देयर ऑफ, जो भी सारांश रिजल्ट हम लोग निकालते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है। लेकिन बीकॉम फर्स्ट ईयर में इसका इतना लेवल नहीं आएगा जितना आप लोग बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर इस इंटरप्रिटेशन पार्ट को कवर करेंगे। व्यवहार होने चाहिए, कोई किसी भी तरीके की वित्तीय घटना जो बिजनेस में हुआ करती है। इसके बाद अगर हम लोग अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कार्य अथवा उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य हम लोग ले सकते हैं टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्यावसायिक ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक लेखांकन करने का उद्देश्य लेखा शास्त्र का हुआ करता है। बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकालने का उद्देश्य हुआ करता है, जिसके लिए अकाउंटिंग में ट्रेडिंग एंड P&L बनाया जाता है। आजकल इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। अगला उद्देश्य होता है व्यवसाय के फिनेंशियल पोजीशन को बताना, वित्तीय स्थिति को बताना, जिसके लिए सामान्यतः बैलेंस शीट बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। इसके बाद अगर हम लोग ये देखें, इस टॉपिक को हम लोग छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पे बात करते हैं। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस बताई गई हैं। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। मोहनलाल चौगड़िया विश्वविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, द्वितीय वर्ष में आपको लागत लेखांकन पढ़ना है, तृतीय वर्ष में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है। अब हम लोग कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे जो कि जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट और पूरी अकाउंटिंग में आपको काफ़ी मदद करेगी। तो जैसे सबसे पहला हम लोग टर्म लेते हैं पूंजी। पूंजी का मतलब है एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई राशि, विनियोग की गई राशि। इसे लेखांकन टर्म में इस तरीके से इक्वेशन फॉर्मेट में लिखा गया है कि पूंजी बराबर होती है व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियां और व्यवसाय के बाहरी दायित्व अगर हम माइनस कर दें तो जो बची हुई राशि होती है उसे पूंजी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप पूंजी समझ गए होंगे। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई विनियोजित राशि को हम लोग पूंजी कहते हैं। अब आते हैं दायित्व पे। दायित्व का मतलब है it refers to the amount which the firm owes to outsider that is exceeding the proprietors। पूंजी के अतिरिक्त जो अन्य बाहरी व्यक्तियों को जो दायित्व चुकाने योग्य राशि होती है उसे हम लोग दायित्व के परिभाषा में शामिल करते हैं। ये दायित्व 2 तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को हम करंट लायबिलिटी कहा करते हैं। लॉन्ग टर्म जैसे बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गए, इन्हें हम लोग लॉन्ग टर्म की परिभाषा में शामिल करते हैं। और चालू दायित्व जो लगभग 1 वित्तीय वर्ष के अंदर जिनका कन्वर्जन हो जाएगा, कैश में पेमेंट हो जाएगा, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। अगली परिभाषा हमारे पास है संपत्ति की। तो संपत्ति एक फर्म को एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसकी वजह से फर्म भविष्य में नकद प्राप्त करना या किसी तरीके का आर्थिक प्रॉफिट, बेनिफिट ले सकते हो फ्यूचर के अंदर, वो संपत्ति आपको बेनिफिट दे रही हो फ्यूचर के अंदर, उसे हम संपत्ति कहते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, देनदार हो गए, इनसे जब आप कहते हैं कि फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त होगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। फर्नीचर नेचुरल सी बात है, आप आने वाले साल, 2 साल, 10 साल तक आप उस फर्नीचर का इस्तेमाल करेंगे। मशीनरी भी आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में उपयोग करेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ाएगी। संपत्ति में हम लोग फिर से 2 पार्ट में बांटते हैं, स्थायी संपत्तियां और
करंट एसेट, इनके बारे में हम अगले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अगला हमारे पास जो टर्म है वो है रेवेन्यू, द अमाउंट विच एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस इज एडेड टू द कैपिटल। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, इस शब्द पे आपको ध्यान देना होगा। व्यवसाय के संचालन की सामान्य गतिविधियों के संचालन से उत्पन्न हुई राशि जो कि पूंजी में अभिवृद्धि करती है उसे हम आय कहते हैं, आगम कहते हैं। एक्सपेंसेस व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के दौरान, उत्पादन के दौरान माल को बेचने से संबंधित जितनी भी गतिविधियों पर खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। परचेज सामान्य भाषा में जब आप माल खरीदते हैं उसे परचेज कहते हैं। जब आप माल बेचते हैं आप उसे सेल्स कहते हैं। इसमें माल का बाहर जाना अनिवार्य होता है, आवागमन होता है। माल स्टॉक, इस स्टॉक में बचा हुआ माल एक पर्टिकुलर डेट को शामिल होता है। स्टॉक में आप ब्रांच में जो स्टॉक होता है उसे भी शामिल करते हैं। आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो माल रखा हुआ है, अपनी कंपनी के 2-3 डिपार्टमेंट है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में जो भी माल पड़ा हुआ है उसे स्टॉक की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। स्टॉक 3 प्रकार का होता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल। कच्चा माल, माल के उत्पादन से पहले की जो कच्ची सामग्री खरीदी जाती है उत्पादन के दौरान, उसे हम कच्चा माल कहते हैं। माल बन रहा है, इन प्रोसेस है, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और माल निर्मित होने के बाद जब शोरूम में शिफ्ट कर लिया जाता है तो निर्मित माल है, उसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। अगली परिभाषा हमारे पास है डेटर्स की। देनदार, जिन व्यक्तियों से फर्म को राशि प्राप्त करनी है उन्हें हम देनदार कहते हैं। जिन व्यक्तियों को माल के खरीदने के कारण राशि वापस चुकानी है, भुगतान करना है, उन्हें हम लेनदार कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। व्यवसाय में होने वाली हानियां, अगली टर्म, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का बेनिफिट न तो वर्तमान में होना है न ही फ्यूचर में होना है। अगला नंबर है डिस्काउंट का बट्टा। बट्टा 2 तरीके का पाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। माल के खरीदते और बेचते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। माल, माफ कीजिएगा, नकद लेन देन के समय ग्राहक से प्राप्त भुगतान या लेनदार को भुगतान करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। इनके अंतर के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल में और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।